So, good afternoon, everybody. Today we are here again on the today, that is May 24th, Monday, 2021, and this class is for Bachelor of Business Administration, fourth semester students. The subject is Human Resource Management, and the topic that we are going to discuss today is machinery for the resolution of industrial dispute. All right. मशीनरी फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने कल भी किया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के तहत ही ये चीज़ है। इसमें थोड़ा सा हम लोग कल कर चुके थे, आज हम इसी को अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि पार्टीज यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में आपस में एक दूसरे में ना इत्तेफाकियां होती हैं, डिसकंटेंट डेवलप हो जाता है। जब वर्कर्स मैनेजमेंट में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है तो उनके बीच में डिसकंटेंट हो जाता है। ठीक है, और इस डिसकंटेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ठीक है, और ये डिसकंटेंट धीरे धीरे करके बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसी वजह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इन प्रॉब्लम्स को, इस डिसकंटेंट को कंट्रोल करने के लिए ही ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी या डिस्प्यूट रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल में गलती से बोल गया, डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी बनाई जाती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट, एग्जिस्टिंग जो हालिया जो मौजूद डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, उसमें वो लेबर और मैनेजमेंट दोनों पे बाउंडेशन होता है, और उसी प्रोसेस के जरिए आपको इनिशियल लेवल पे अपना डिस्प्यूट सेटल डाउन करना पड़ता है, इंडस्ट्री के लेवल पे ही। ठीक है, और यहाँ ट्रस्ट एंड कोलेबोरेशन के बेसिस पे डे टू डे अफेयर्स में कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करने की कोशिश की जाती है, ताकि वर्कर्स को भी एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए और मैनेजमेंट भी अपने ही लेवल पे, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर ले। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है इस वजह से एकदम चोली दामन का इनके साथ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के तहत ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आते हैं, और उनको ही सेटलमेंट करने के लिए ये मशीनरी का निर्माण, मशीनरी को बनाया और मेंटेन किया जाता है। और ये मशीनरी स्ट्रिक्टली इन प्रोविजन विद द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, मशीनरी फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं फर्दर। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं। सबसे पहले है वर्क कमेटी। वर्क कमेटी, मेरे ख्याल से वर्क कमेटी और जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स तो हम लोगों ने कर लिए थे। हाँ, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स ये भी कर लिया था हम लोगों ने। स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी कर लिया था, मेरे ख्याल से स्टैंडिंग ऑर्डर तक कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, ग्रीवेंस प्रोसीजर से हम लोगों को शुरू करना है। ठीक है, अब ग्रीवेंस प्रोसीजर एक मोड, एक ऐसा प्रोसीजर है जो इंडियन ग्रीवेंस प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए ग्रीवेंस को रिड्रेस करते हैं। ये सजेस्ट किया था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1958 में। ठीक है, ये ज्यादातर जगहों पे इस कॉन्फ्रेंस की, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के तहत जो ग्रीवेंस प्रोसीजर बनाया गया था उसको ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात कर देते हैं। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है? कोड ऑफ डिसिप्लिन एक सेट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्कर्स और इन एम्प्लॉयर्स ने मिलकर इस कोड ऑफ डिसिप्लिन को बनाया है, और ये दोनों पे कोड ऑफ डिसिप्लिन एम्प्लॉयज पे और एम्प्लॉयर्स पे बाउंडेशन होता है। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन में सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो वॉलंटरीली फॉर्मुलेट किया है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स ने और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ने। ये कोड ऑफ डिसिप्लिन मिलजुल के बनाया है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे काउंसिलिएशंस की बात करते हैं। काउंसिलिएशन भी एक मशीनरी के तहत एक टूल है। काउंसिलिएशन क्या है?
काउंसिलिएशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके जरिए न्यूट्रल थर्ड पार्टी को लाया जाता है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी कौन? जो वो पार्टी जो वर्कर को भी फेवर ना करे और मैनेजमेंट को भी फेवर ना करे, किसी के फेवर में ना हो, बल्कि वो फैक्ट्स को एनालाइज करके सही चीजों पे जजमेंट ले। ठीक है, किसी के भी तरफ बायस ना हो, ऐसी थर्ड पार्टी को लाया जाता है एज अ काउंसलर। ठीक है, जो बीच में इंटरमीडिएट करके, बीच में इंटरवीन करके फैसला कराए वर्कर्स और मैनेजमेंट के डिस्प्यूट का। ठीक है, काउंसिलिएशन में यहाँ यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी को लेके आते हैं और न्यूट्रल थर्ड पार्टी डिस्प्यूट में मीडिएट करती है और डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में बैठ के फैसला कराने की कोशिश करता है और उनके डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ताकि वो एक एग्रीड सोल्यूशन और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाए, ताकि डिस्प्यूट खत्म हो जाए और काम आगे बढ़ने लगे। ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर जो है ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को मीडिएट कर सके। और उसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। उसका जजमेंट जो है वो 14 दिन में हो जाना चाहिए। जब काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू हो, उसके 14 दिन के अंदर काउंसलिंग ऑफिसर को अपना जजमेंट देना पड़ता है, और ये जजमेंट देना उसके लिए बाइंडिंग है। ठीक है, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट जो है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की जो है अथॉरिटी, ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये डिस्प्यूट्स को मीडिएट करता है और वो 14 दिन के अंदर इसको फैसला देना होता है। ठीक है, इस राइट, फर्दर अब इसको मूव ऑन करें। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एक ट्राइपार्टाइट बॉडी होता है जिसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, जो स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जब कंसिलिएशन ऑफिसर फेल हो जाता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, तो बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जब काउंसिलिएशन ऑफिसर की हमने बात की, जब काउंसिलिएशन ऑफिसर डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने में फेल हो जाता है, तब नेक्स्ट प्रोविजन है बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन का। ठीक है, तो जब काउंसिलिएशन ऑफिसर जिसके पास पूरी पावर होती है सिविल कोर्ट की और 14 दिन में उसको फैसला देना होता है, जब वो डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने में फेल हो जाता है, तब बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन गठित किया जाता है, ताकि वो उस डिस्प्यूट को स्टडी करके उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन के बाद नेक्स्ट जो मेथड है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का है, वो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब काउंसिलिएशन प्रोसीजर, यानी कि काउंसिलिएशन ऑफिसर से या बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन से जब डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाता है, तब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप किया जाता है ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, इन्वेस्ट जो डिस्प्यूट को पूरा इन्वेस्टिगेट करता है और अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर डिस्प्यूट से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सरकार द्वारा बनाया जाता है और 6 महीने के अंदर इसको फैसला करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करनी होती है। 6 महीने एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसके तहत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं। ठीक है, वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। ठीक है बेटा, किसी के यहाँ से घर में बच्चों की आवाज आ रही है, आप अपना जरा सा म्यूट कर लीजिए आवाज। बच्चे की, छोटे बच्चे की आवाज आ रही है खेलने की, आप अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्प्यूटिंग पार्टीज विलिंगनेस दिखाती है कि किसी तीसरे आदमी को हम बीच में लाएं और वो आके हमारे बीच में फैसला कराए, ताकि हमारा डिस्प्यूट सेटल हो सके और हमारे बीच में फैसला हो सके। ये कहलाता है वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। दो लोगों में झगड़ा है, दो पार्टीज में झगड़ा है, वो अपना झगड़ा खुद नहीं सुलझा पा रहे, तो वो खुद एक थर्ड पार्टी को बीच में लेके आते हैं कि आप बैठो और हमारे बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराओ। ठीक है, नेक्स्ट है एडजुडिकेशन।
ठीक है, नेक्स्ट है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है कंपल्सरली विद द इंटरवेंशन ऑफ अ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 3 टीयर जुडिशियल मशीनरी को प्रोवाइड करती है, जो किस किस को लेके बनी होती है। सबसे पहला ये एडजुडिकेशन हो सकता है लेबर कोर्ट्स में। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोर्ट से फैसला होना, एक तरीके से मोटा मोटा ये समझ लीजिए। तो इसके लिए 3 तरह की बॉडीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले लेबर कोर्ट अवेलेबल है, फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स अवेलेबल हैं, फिर नेशनल ट्राइब्यूनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये 3 एडजुडिकेशन के मेथड्स हैं, लेबर कोड, नेशनल ट्राइब्यूनल और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं वर्कमैन की, कि वर्कमैन किसको कहा जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय है, कोई ऐसा मैनुअल या स्किल्ड अनस्किल्ड टेक्निकल ऑपरेशनल क्लरिकल या सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है, जो अपना जिसके लिए उसको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, चाहे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसिव हो मतलब एक्सप्रेस किए गए हो, या इम्प्लाइड हो मतलब अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को वर्कमैन कहा जाएगा। ठीक है, ले ऑफ की डेफिनेशन है, ले ऑफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फेलियर हो, रिफ्यूजल हो, इनेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर हो टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कमैन टेम्परेली और परमानेंटली। ठीक है, अब लॉकआउट है। लॉकआउट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉकआउट क्या होता है। ठीक है, लॉकआउट क्या होता है। क्लोजर, क्लोजर क्या होता है। क्लोजर होता है परमानेंट क्लोजर ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और परमानेंट क्लोजर ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां आदमी काम करता है उसका परमानेंट क्लोजर हो जाए, मतलब ऐसे हालात हो जाएं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़े परमानेंटली, वो कहलाता है क्लोजर। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का क्या मतलब है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ अ वर्कमैन फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज। ठीक है, जैसे रिट्रेंचमेंट की मैंने बात की थी कि कई बार जरूरत से ज्यादा लोग रख लिए जाते हैं, इतने लोग हायर कर लिए जाते हैं जितनों की जरूरत नहीं होती। तो एक तरीके से काफी लोगों को आप बिना काम की सैलरी दे रहे हैं, तो बिना काम की इंडस्ट्री में कोई सैलरी नहीं है, ऐसे केस में रिट्रेंचमेंट कर दिया जाता है, उन लोगों को नौकरी से हटा दिया जाता है। ठीक है, रिट्रेंचमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होती है। सबसे पहले वॉलेंटरी रिटायरमेंट, अगर कोई खुद ब खुद रिटायरमेंट ले रहा है तो ये रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट माना जाएगा। दूसरा है रिटायरमेंट एट द एज ऑफ सुपर एनुएशन, किसी की रिटायरमेंट की एज आ गई और उसने रिटायरमेंट ले लिया, ये भी रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। टर्मिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने दोबारा रिन्यू नहीं किया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, ये भी रिट्रेंचमेंट नहीं है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ, कोई आदमी लगातार ही बीमार है, काम कर ही नहीं पा रहा है, तो आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, ये भी रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, टर्मिनेशन। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होती है, स्ट्राइक को भी देख लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, a concerted a collective refusal of a certain number of person who are or have been so employed in your employment to in your organization, right। स्ट्राइक एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें काफी लोग मिलके कॉन्टिन्यूअसली, मतलब काफी लोग वर्क को रिफ्यूज कर देते हैं, वर्क करने से मना कर दे रहे हैं। ठीक है, और काम रोक दे रहे हैं और चुपचाप बैठ जा रहे हैं स्ट्राइक करके, हड़ताल कर दे रहे हैं, काम बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं, काम रोक दे रहे हैं। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्राइक, स्ट्राइक के क्या क्या एसेंशियल है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्ट्राइक में होना जरूरी है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होंगी तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा। सबसे पहला है
देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए जब स्ट्राइक हो रहा है, एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, एक एम्प्लॉय होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग टू स्टॉप वर्क और टू रिफ्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्मल ड्यूटीज, ठीक है, ये सिचुएशन होना भी जरूरी है, ठीक है। स्ट्राइक का कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है कि कितनी लंबी चलेगी, एक दिन चलेगी, एक हफ्ता चलेगी, एक महीना चलेगी, एक साल चलेगी, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्राइक हैं इसका, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स हैं, इनको आप जो है बुक से सप्लीमेंट कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये वाला जो है टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब